Team, all right. अस्सलाम वालेकुम जी। कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया और उस जजमेंट के बाद बहुत बात हो रही है कि ये जजमेंट जो है वो क्या है और क्यों कोर्ट के 5 जजेस ने एक यूनानिमस जो है वो डिसीजन दिया और यूनानिमस डिसीजन में दे हैव ओवर रूल्ड स्पीकर्स रूलिंग, डिप्टी स्पीकर की एक्चुअली, जो कि उनकी नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से थी। और नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको याद होगा ये मूव हुई थी, उस पर वोटिंग होनी थी, लेकिन उस वोटिंग का जो लास्ट डे था उस पर जो है वो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि आर्टिकल 5 के तहत जो है वो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इसको आइन के मनाफी करार देते हैं और अपोजिशन के इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जो है वो वोटिंग नहीं हो सकती। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 184 के तहत जो है वो नोटिस लिया। ये सो मोटो नोटिस था, कोर्ट में गया केस और वहां पर 5-6 दिन के हेयरिंग के बाद कल कोर्ट ने जो है वो डिसीजन दिया जिसमें डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको जो है वो खिलाफ आइन जो है वो करार दिया है और उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और साथ ही साथ दे हैव गिवन अ गो अहेड के सुप्रीम कोर्ट का जो नेशनल असेंबली का सेशन जो स्पीकर ने कॉल करना है वो अब सैटरडे को जो है वो कॉल होगा। बट ये जजमेंट क्या है और इस जजमेंट क्यों जजेस ने जो है वो ये जजमेंट दी, उनकी रीजनिंग जो है वो क्या थी, अभी तक जो हमने ऑर्डर जो है वो देखा है एक शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन पाकिस्तान की एक हिस्ट्री भी रही है। अब उस हिस्ट्री में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का भी जिक्र होता है और दूसरी तरफ ये जजमेंट है, इसको एक लैंडमार्क जजमेंट कहा जा रहा है कि ये वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से भी जो है वो एक डिपार्ट है कोर्ट का, जो अभी तक हमने पाकिस्तान की बहुत सारे फैसलों में जो है वो देखा। तो मेरे साथ सीनियर लॉयर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट है अनीस जिलानी साहब, वो आज इस डिस्कशन में जो है वो ज्वाइन करें। सो हम कोशिश करेंगे कि 20-25 मिनट के अंदर जो है वो इस पर बात कर सकें कि ये जो डिसीजन आया है ये डिसीजन क्या है, लीगली जो है वो इस डिसीजन के जो है वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि अहम है, सिग्निफिकेंट है और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए क्यों अहम है। अनीस साहब, थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। पहले तो सर मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन जजमेंट, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर है, दो कैंप्स हम देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट्स को जो है वो बिल्कुल ये डिसीजन नहीं देना चाहिए, कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, कि ग्राउंड नहीं था कि वो आर्टिकल 69 में जो है वो जा सकते थे। आप क्या समझते हैं कि क्या पहले ज्यूरिसडिक्शन से स्टार्ट कर लेते कि कोर्ट इस ग्राउंड के अंदर जा सकते थे जहां पर वो कहते हैं कि आर्टिकल 69 सही है या गलत या नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि इसको जो सारी डेवलपमेंट हुई है इसको हमें इस हवाले से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि ये पॉलिटिकल इशू है। ये तो एक लीगल इशू है और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। तो इस चीज से कतई नज़र के आप पीटीआई के सपोर्टर हैं या आप नून लीग के सपोर्टर हैं, हमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखना चाहिए। अच्छा, अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो आप सिंपली, मैं आपसे एक बात करूंगा जो आई एम श्योर कि आपकी समझ में आएगी। वो ये है कि जो स्पीकर होता है या जो चेयरमैन सेनेट होता है वो तकरीबन हर वक्त जो है वो रूलिंग पार्टी का होता है। अगर कभी भी कौमी असम्बली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए और स्पीकर क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का हो, वो उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट कर दे, डिस्पोज ऑफ कर दे, जैसे अभी किया गया, किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के ग्राउंड पे करे, करप्शन के ग्राउंड पे करे, हॉर्स ट्रेडिंग के ग्राउंड पे करे या कोई और वजह बना के, तो आप समझो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो कभी भी कौमी असेंबली के अंदर पेश हो ही नहीं सकता फिर। अच्छा, तो ये बात जहन में रखने की है कि अगर आप स्पीकर को ये पावर दे दोगे कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट कर दे आउटराइटली विदाउट इवन गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, अच्छा, फिर तो वोटिंग की नौबत तक आप पहुंचोगे ही नहीं, आप उससे पहले ही स्पीकर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया करेगा। पहली चीज तो ये है जो जहन में रखने वाली है। अच्छा, दूसरी से जो रिलेटेड चीज है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी इनसे पूछते रहे,
वो ये था कि जी अब हमें वो पावर दिखा दो कहीं पर जहां पर स्पीकर के पास ये पावर है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकता हो। अच्छा। वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पीकर को नहीं दी है, और इसी वजह से नहीं दी जो वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप स्पीकर को ये पावर देंगे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फिर अदालत में पेश नहीं हो सकता और इस असेंबली के अंदर पेश नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये है। अब इन्होंने इनको जाहिर है इमरान खान ने तो ये खुद फैसला नहीं किया, हम्म। लेकिन उनको गलत मशवरा दिया गया और जिसमें उनको कहा गया कि ये एक तरीका है कि आप इसको रिजेक्ट कर दो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के रेजोल्यूशन को, और जो ही ये रिजेक्ट होगा तो जो प्रोहिबिशन और बार है आर्टिकल 58 में कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हम्म। रेजोल्यूशन मूव किया गया हो वो असेंबली को डिसॉल्व नहीं करवा सकता, आप फिर इसको डिसॉल्व करवा दो। बट तो अनीसा, इसमें जो एक बात होती रही है वो ये कि स्पीकर अपनी पावर्स डिराइव करता है आर्टिकल 69 पे, और एक प्रिंसिपल ट्राइकोटमी ऑफ पावर का भी है जो कि हमारी कोर्ट्स ने वो बहुत सारे लीगल प्रेसिडेंट्स हैं। मौलवी तमीजुद्दीन केस है, हाजी सैफुल्लाह का जो जुनेजो गवर्नमेंट के खिलाफ केस हुआ था। फिर उसके बाद बेनजीर की जो गवर्नमेंट 90 में भी डिसमिस हुई, उसके खिलाफ भी जो है वो कोर्ट में गया, और फिर 96 में भी जो है वो कोर्ट के अंदर गया। तो कोर्ट ने ये बहुत सारे जो है वो ऐसे जो है वो जो डिसीजन थे उनको जो है वो अपहेल्ड जो है वो किया। तो ये जो 69 वाला आर्टिकल 69 वाला मामला था कि स्पीकर इज अथॉरिटी जहां तक पार्लियामेंट्री अफेयर्स आते, कोर्ट ने आपका ख्याल है इसको क्यों नहीं कंसिडर किया कि स्पीकर कैन हैव अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट का एक पूरा केस ही जो है वो उसके आसपास था, उसके अराउंड जो है वो बिल्ड कर। ये अगर फर्ज करें आप स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं, ठीक। स्पीकर के खिलाफ नो ट्रस्ट का रेजोल्यूशन मूव करते हैं, स्पीकर उस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर देता है, ये कहता है कि जो ये मेरे खिलाफ जो आपने नो ट्रस्ट मूव किया है ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का नतीजा है, इसको मैं सुनता ही नहीं हूँ। हम्म। और उसको आप ठीक। कहते हो कि आर्टिकल 69 के तहत आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो हम्म। आपकी जमहूरियत क्या होगी, फिर आप क्या काम करोगे? जमहूरियत तो नहीं चल सकती ना। तो लेट्स से तो अगर ये उसी तरह से है कि स्पीकर अगर ये कह दे कि ये जो असेंबली है वो 5 की बजाय अब 10 साल की होगी, तो एग्जैक्टली then अगर आप nobody could have challenged that. बेसिकली अगर आप ये कहते हो कि स्पीकर का जो दिल चाहे करे, जो दिल चाहे करे, कल वो हम्म। इस तरह का रेजोल्यूशन बना देता है कि जितने मेंबरान असेंबली हैं वो सब शॉर्ट्स के अंदर आया करेंगे, हम्म। तो आप कहो कि ये तो चैलेंज नहीं हो सकता, मतलब सो यू कैन कम अप विद एनी रिडिकुलस डिमांड्स और उसको आप अगर चैलेंज ही ना कर सको। अब बात ये थी कि एक हेल्पलेसनेस हो गई ना पूरे सिस्टम के अंदर। आई अच्छा। थिंक इस केस में आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड था टू इंटरवीन। वो ग्राउंड स्ट्रॉन्ग ये था कि स्पीकर की जो रूलिंग थी टू रिजेक्ट द मोशन, वो हम्म। रूलिंग वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा। और क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी इसलिए कोर्ट कुड इंटरवीन। जाहिर है हम्म। अगर छोटी छोटी चीजों पे आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जाने लगे और आप कहें कि जी इसमें हम ये स्पीकर की रूलिंग गलत है, तो वो गलत होगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज हो जैसे ये थी और आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन अच्छा। को रिजेक्ट कर रहे हो, तो फिर तो मगर एक बेसिक स्ट्रक्चर अब ये कैसे फैसला हो कि ये बड़ी चीज है या ये छोटी चीज है, क्योंकि हम तो एक जो बहुत ईजी पर्सपेक्टिव है। है वो यूज करते हैं कि लीगल और इलीगल वाला। तो नहीं, ये जो बड़ी छोटी चीज वाला जो है वो ये कैसे तय बहुत हो? आसान है। वो उसका क्राइटेरिया है कि अगर अगर कोई चीज स्पीकर ऐसी हरकत करता है विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अच्छा। फिर कोर्ट कैन इंटरवीन। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन आप ये कह रहे हैं कि इट शुड बी द स्टैंडर्ड, जो पैमाना जो यूज किया जा सकता है कि क्या वो वायलेट होता है या नहीं होता? इसका ये बात ये है कि अगर अब मैंने आपको मिसाल दी है कि अगर एक स्पीकर है वो इस तरह की चीज बना देता है और उसके बाद जो है
वो उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उसने रिजेक्ट कर दिया, उसके खिलाफ नो ट्रस्ट मूव आती है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो एक जो ऑपोजिशन है उसकी एक हेल्पलेसनेस है। अब ऑपोजिशन क्या करे मुझे आप समझाएं। वो अब अच्छा। क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाए कि जी मेरा मसला हल करो? हम्म। ऑब्वियसली इट विल गो टू द कोर्ट्स। अगर कोर्ट्स ओके। भी हेल्प नहीं कर सकती तो फिर तो हेल्पलेसनेस है, फिर तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स अनार्की। दिस इज बट द सर ये टोटली। एक रीसेंट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आर्ग्यू हुआ जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब, ऐसे स्पीकर रूलिंग पे यूसुफ रजा गिलानी साहब हमेशा कोर्ट में होते हैं, वो फमीदा मिर्जा वाले केस में भी कोर्ट में थे। बट ये यहाँ पर चेयरमैन सेनेट वाले में भी जो है वो कोर्ट में गए, जहां पर कोर्ट ने कहा कि आपको ये रेमेडी जो है वो नहीं मिल सकती। आर्टिकल 69 में जो है वो कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता विद द बैलेटिंग प्रोसेस जो पार्लियामेंट के अंदर। तो वहां पर आपको क्या कंपैरिजन कंट्रास्ट नजर आता है कि अगर लेट्स से वहां पर एक बंदे ने कहा जी कि ये 6 वोट जो हैं ये पीपल्स पार्टी के हैं ही नहीं है, ये 6 वोट जो थे, ये 7 वोट थे, ये तो जो है वो इलीगल है, तो स्पीकर रूलिंग कैन नॉट बी चैलेंज। नहीं, ये तो वही वाली बात आ गई ना। देखें, जो रूलिंग्स तो स्पीकर रोज जो है 10 रूलिंग्स देता है असेंबली और सेनेट के अंदर। जी। तो वो आप हर रूलिंग को तो चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये कि अगर कोई मेजर रूलिंग हो विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आप उसको चैलेंज करो। अच्छा। अच्छा, ये सर बताइएगा, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर पे बहुत ज्यादा बात होती थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे लीगल सिस्टम के अंदर, इस चीज की कितनी गुंजाइश है? क्योंकि इसी के साथ जो है वो बहुत सारे लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी जोड़ा, और इसी के साथ कहा जी कि ये तो एक बड़ा सीक्रेट लीगल प्रिंसिपल है जहां पर जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर है, पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट ने करना है, जुडिशरी का काम जुडिशरी ने करना है। वैसे है तो ये बहुत ही अमेरिकन फिलोसफी, लेकिन हम इस पे जो है वो अभी बड़ा कल से जो है वो जोर है, बिकॉज इट इज अ पॉलिटिकल मैटर आफ्टर ऑल। नहीं, बिल्कुल है सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेकिन ये कि देखें, एक आपको ये एक ऐसा मैटर था जिसमें बड़ी ये बात सामने आई थी कि आपको एक कई दफा आर्बिट्रेटर की जरूरत होती है जो मसले को हल कर सके। यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, अगर फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट यही कहती कि हम्म। आर्टिकल 69 के बेसिस के ऊपर हम इंटरवीन नहीं कर सकते, फर्ज करें ये कहती, हम्म। तो मुझे आप बताएं कि फिर इस मसले का हल क्या था? हम्म। ठीक है? अब इस मसले का कोई हल नहीं था फिर। एक हाँ। ऑपोजिशन टोटली हेल्पलेस थी, जहां पर 200 से ज्यादा मेंबर्स यानी मेजॉरिटी ऑफ द हाउस वाज अपोज टू द गवर्नमेंट, बट द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू सरवाइव। वो ठीक। सरवाइव करती रहती है क्योंकि स्पीकर रूलिंग ही नहीं दे रहा था इन देयर फेवर। तो एक हेल्पलेसनेस है। जब इस तरह की हेल्पलेसनेस आ जाए तो देन ऑब्वियसली सेपरेशन ऑफ पावर्स तो सेकेंडरी हो जाएगी, पहले तो आप उस मसले को हल करें। और इस तरह के मसलों के लिए तो अदालतें होती हैं अच्छा, डू कि यू अभी एग्री कि आप। अदालत के बहुत सारे जो फैसले थे इससे पहले हमने देखा वो नजरिया जरूरत के तहत, ये मैंने जो लिस्ट सामने रखी, बट बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इस जजमेंट ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है उसको जो है वो दफन कर दिया। सो डू यू एग्री विद दिस नहीं, असेसमेंट? नहीं, बिल्कुल भी दफन नहीं किया है, कतई भी नहीं। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो ये जो टर्म यूज हुई थी ये सबसे ज्यादा यूज हुई थी व्हेन द कोर्ट अपहेल्ड जनरल जियाज मार्शल लॉ इन 1977। ठीक। वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, ठीक है। उसके बाद जो है एक दफा जब जुनेजो का गवर्नमेंट को जियाउल हक ने डिसमिस किया 1988, तो उस वक्त उसको चैलेंज किया गया। द कोर्ट हेल्ड कि ये जो इसकी डिसोल्यूशन है वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इतनी ज्यादा आगे बात चली गई है कि अब ऑन दैट बेसिस हम अब इलेक्शन होने देंगे। हम्म। तो वो ये दो सिनेरियो हैं। फिर आपने ये जो अभी बात की है कि कई दफा असेंबलीज डिसॉल्व हुई और कोर्ट ने उन डिसोल्यूशंस को अपहोल्ड किया, वो सिनेरियोज डिफरेंट थे टोटली। बिकॉज उस अच्छा। वक्त आर्टिकल 58(2)(b होता था, और जो हम्म। प्रेसिडेंट को पावर देता था टू डिसॉल्व द असेंबली अगर गवर्नमेंट में करप्शन हो। वो ठीक। आर्टिकल 58(2)(b जो है वो अब खत्म कर दिया गया।
आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, तो वो आर्टिकल्स जो है वो खत्म हो गए। तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से इतना ताल्लुक नहीं है, ये हुकूमत की एक स्ट्रेटजी थी कि वो इसको बेसिकली जितना ज्यादा डिले कर सकते थे करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उसमें जितने जनाब, बहुत सारे पाकिस्तान लोगों को लग रहा था कि शायद कोर्ट कोई मिड वे जो है वो निकाल दे। इसमें कोई मिड वे हो सकता था जो कोर्ट के सामने था 184, तो क्योंकि इसकी जुरिस्डिक्शन बहुत वाइड हो सकती है, तो कोर्ट कोई भी डिसीजन जो है वो 184 के तहत दे सकता है। तो डू यू थिंक कि इसमें कोई मिड वे निकल सकता था या कोर्ट को निकाल सकती थी? तो मेरे ख्याल में कोर्ट मिडवे निकालने की कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि वो बंदयाल साहब का स्टाइल भी मिडवे का है। वो इस तरफ जाने की कोशिश कर रही थी कि ऑपोजिशन को राजी कर ले इलेक्शन की तरफ। ठीक। आई थिंक हो ये रहा था कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो बहुत ज्यादा क्लियर थी। फ्रेंकली स्पीकिंग, देखिए अभी हमने जो थोड़ी बहुत बात की है 10-15 मिनट की, आई थिंक इसमें ही बात सामने आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तो डिफेंस इनके पास था ही नहीं, हुकूमत के पास। दे जस्ट बुलडोजिंग इट कि एक स्पीकर है जो जिसके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। अगर स्पीकर से आप पूछे कि आपके पास कौन सी पावर है टू रिजेक्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उसके पास कोई पावर नहीं है। और वो मैंने ठीक। आपको मिसाल दी कि अगर आप उसको ये पावर दे दो कहीं से भी कि जी आपके पास इनहेरेंट डिस्क्रेशन है टू रिजेक्ट सच मोशंस, तो वो तो कभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब होने ही नहीं देगा। वो जब भी मोशन आएगी उसको रिजेक्ट कर दिया करेगा। तो राइट। वो प्रोविजन ही रिडंडेंट हो जाता है। तो इसलिए तो वो आपके ख्याल डॉक्टर में कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनली कोई और रास्ता नहीं था आफ्टर ऑपोजिशन सेड कि हम ये भी इलेक्शन था। की तरफ नहीं? और मेरे ख्याल में ऑल जजेस थे, उन्होंने काफी इसको एग्जॉस्ट किया। हुकूमत की कोशिश ये थी कि इसको लंबा चलाए, उनकी स्ट्रेटेजी प्रॉब्ली ये थी कि ये मैटर को बहुत लंबा चलाएंगे। वो अच्छा। कोई महीना तक खींच जाएंगे, और जब महीने तक खींचेंगे तो उस वक्त तक केयर टेकर सेटअप आ गया होगा, और वो कहेंगे कि देखें जी अब तो बात इतनी आगे चली गई है, केयर टेकर सेटअप आ गया, कैबिनेट बन गई, इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो गए, तो अब तो देर हो गई है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहती कि हाँ देर हो गई है इसलिए ये गलत है। ऑलराइट। लेकिन वो इस दफा सुप्रीम कोर्ट एक्टेड क्विकली, और उन्होंने उसी दिन इसका सुओ मोटो ले लिया। एक्चुअली उसी वक्त हुकूमत के कान खड़े हो जाने चाहिए थे कि अच्छा। ये गड़बड़ हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुओ मोटो ले लिया है। ऑलराइट। ओके। राइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अगर मैं थोड़ा सा जरा रीकैप करूं एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, कि नंबर 1 के कोर्ट ने जिस तरह से इसको किया, 4-5-6 दिन के अंदर कंप्लीट किया, एक तो ये बड़ा फैक्टर था। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनली कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन जो है वो नहीं थी। और नहीं तीसरा, थी। आपका ये कहना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था, ना ही सेपरेशन ऑफ पावर। नहीं, ये मीडिया की इख्तिरा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। All right, sir. Okay, sir. Thank you so much. Anis Jalani sahab हमारे साथ हैं, and we tried to understand the judgment. Thank you so much, sir, once again for your थैंक यू। time on behalf of the Senate.